आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं धर्मेंद्र यादव, जो आपको ज्योग्राफी के कुछ अहम पहलुओं की तरफ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी शब्द क्या है, क्यों लिया गया है, क्या इसकी आवश्यकता है, क्यों हम इसको एग्जाम में पढ़ते हैं, क्या इसकी महत्वता है। तो सबसे पहले जो ज्योग्राफी शब्द है, वो ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, जियो और ग्राफी। इसका मीन्स ये होता है कि जियो का मतलब होता है पृथ्वी यानी कि अर्थ या भू। तो ग्राफी का मतलब होता है उसका वर्णन करना। यानी कि ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है, ज्योग्राफी। एक सिंपल सी बात है। उसके बाद यदि हम चलते हैं आगे कि सबसे पहले जो ज्योग्राफी शब्द है ये कहाँ से लिया गया है। तो जो ज्योग्राफी जो शब्द है, सबसे पहले ज्योग्राफिया एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, जो कि इरेटोस्थनीज की है। इसके इरेटोस्थनीज की एक बुक है ज्योग्राफिया, उसी से सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द लिया गया है। उसके बाद आती है कि ज्योग्राफी के पिता कौन है। तो ज्योग्राफी के पिता हैं वो है हिकेटियस हैं, जिसको बोलते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के पिता, जो कि मिलेटस के निवासी था और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था जेस पेरिडस, जो कि छठी शताब्दी में प्रकाशित हुई यानी कि आज से लगभग 1500 साल पहले। फिर बात आती है कि फिर आधुनिक भूगोल का पिता कौन है। तो आधुनिक भूगोल का पिता है हमबोल्ट। बिल्कुल राइट। उसके बाद हम मैपिंग करते हैं, तो मैपिंग के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि मैप जो है यानी कि मानचित्र, विश्व का मानचित्र सबसे पहले मापक के आधार पर यानी कि स्केल के ऊपर किसने बनाया, एनेक्जीमेंडर को। इसलिए इसे संसार का सर्वप्रथम मानचित्र निर्माता भी कहते हैं, एनेक्जीमेंडर को। फिर बात आती है कि भारत का मानचित्र किसने बनाया। तो भारत का जो मानचित्र है वो एनविले ने बनाया है और वो बनाया है 1752 में। अब एक सिस्टमेटिक तरीके से भूगोल की परिभाषा की बात की जाए, तो भूगोल की परिभाषा होती है कि भूगोल पृथ्वी तल या भूतल का वह विज्ञान है जिसमें किसी स्थान, उसके विविध लक्षण, उसके वितरण तथा स्थानिक संबंधों का मानवीय संसाधन के रूप में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। इसमें कुछ तथ्य शामिल किए जाते हैं, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल की निचली परत, जैव मंडल और सूर्य एवं चंद्रमा का प्रत्यक्ष प्रभाव। ये हम पढ़ेंगे एक विस्तार रूप से, ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं ये 5 पॉइंट। अब सीधी बात करें, भारत के भूगोल के ऊपर आते हैं। तो भारत के भूगोल में सबसे पहले इसका एक सामान्य परिचय होता है कि इसका अक्षांश विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। तो ज्योग्राफी के अंदर सबसे अहम मेन क्वेश्चन यही बनता है, आपके एग्जाम में यही पूछते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का अक्षांश विस्तार बताइए या भारत का देशांतरीय विस्तार बताइए। तो यदि भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार की बात करें, तो भारत का जो अक्षांश विस्तार है, पहली बात करेंगे भारतीय प्रायद्वीप का यानी कि भारत की भूमि का। तो भूमि कहाँ तक है, प्रायद्वीप कहाँ तक है, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये है भारत की भूमि। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो। तो भारत कितने ओर से पानी से घिरा हुआ है, तीन ओर से, इसलिए इसको बोलते हैं भारतीय प्रायद्वीप। तो भारतीय जो प्रायद्वीप जो भूमि है, इसका जो दक्षिणी छोर है जो कन्याकुमारी में है और जिसका अक्षांश से विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि भारतीय प्रायद्वीप का अक्षांश विस्तार कितना होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारतीय प्रायद्वीप का अक्षांश विस्तार है। उसी तरह देखें कि देशांतरीय विस्तार, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है, देशांतरीय विस्तार। अब बात आती है अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में एक जगह है यहाँ पर, ग्रेट निकोबार में पड़ता है, जिसका अक्षांश विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसको इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट एवं पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम अक्षांशीय बिंदु है। कौन है, 6 डिग्री 4 मिनट। अब देखो दोस्तों, बात आती है यहाँ पे कुछ दो क्वेश्चन बनते हैं जो कि कंफ्यूज वाले होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, आपके पास क्वेश्चन ये है कि भारत का, क्वेश्चन पे ध्यान देना कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अक्षांश भारत का पूछा है, इन टोटल भारत का, ना कि भारतीय प्रायद्वीप का। तो भारत के बारे में पूछे तो अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, तो ये भी भारत में ही शामिल है।
इसलिए आपके पास क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आता है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब यदि आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है कि भारतीय भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है। यदि भारतीय भूमि या प्रायद्वीपीय भूमि पूछ लिया आपसे, तो आपको बताना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो भारत का जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो ऊंचाई है या लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। यानी कि आजकल क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन कितना है, यानी कि भारत की चौड़ाई और लंबाई का बीच का डिफरेंस कितना है, अंतराल कितना है, तो कितना आता है 281 किलोमीटर। आपको 3214 में से 2933 किलोमीटर घटाना है, क्योंकि पैटर्न जो है वर्तमान में थोड़ी सी चेंज है, थोड़ी सी घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। जो भूमध्य रेखा से जो भारत की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। अब बात आते हैं इसकी अवस्थिति, यानी कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरी दृष्टि से भारत की अवस्थिति पूर्वी गोलार्ध में। यदि अब पूछ लिया जाए दोनों को उम्मन करके, तो भारत की जो अवस्थिति है वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर। अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतरी विस्तार, अब जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यानी कौन सा है, 37 डिग्री 6 मिनट, उसको हम इंदिरा पोल के नाम से जानते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, जो कि कहाँ पर है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब बात करें हम भारत के आकार की, तो आकार की बात करते हैं। भारत का जो आकार है चतुष्कोणीय है, जो कि पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। जो कि भारत का कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है, यानी कि 2.4% है, जो कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है, 7वां, बिल्कुल राइट। उसके बाद हम स्थलीय सीमा की बात करें, यानी कि भारत की जो भूमि है स्थलीय सीमा कितनी है उसकी, 15,200 किलोमीटर है। और समुद्र तट की जो कुल लंबाई है वो है 7517 किलोमीटर, यानी कि उसके अंदर द्वीप समूह है, उसकी भी सीमा उसके अंदर इंक्लूड है, शामिल है। अब यदि आपसे पूछ ले कि तटीय सीमा कितनी है, यानी भारत की जो ओनली तट है उसकी सीमा कितनी है, मुख्य भूमि का जो तटीय है, जो जिसको बोलते हैं हम प्रायद्वीप क्षेत्र वाला, उसकी जो तटीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। अब यदि आपसे ये पूछ ले कोई कि केवल द्वीप समूह की तटीय सीमा कितनी है, तो क्या करना है आपको, जो टोटल जो तटीय सीमा है 7517, उसमें से आपको 6100 किलोमीटर को कम कर देना है, जो बचेगी वो क्या कहलाएंगी, द्वीप समूह की। राज्यवार देखा जाए तो गुजरात की जो तटीय लंबाई है वो सबसे ज्यादा है, जो कि 1660 किलोमीटर है। और दूसरा स्थान आता है किसका है, आंध्र प्रदेश का, और सबसे कम किसकी है, गोवा की है। अब बात करते हैं भारत की सीमा के पर, जो भारत के देश हैं, पड़ोसी देश है कितने हैं, 7 देश हैं भारत की सीमा पर। कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। जिसमें से जो बांग्लादेश की जो सीमा लगती है वो सबसे अधिक लगती है, कितनी है, 4096 किलोमीटर, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। देखना कि भारत और बांग्लादेश इन दोनों के बीच में भी जो रेखा है, बाउंड्री है, वो रेड क्लिफ के नाम से है, और भारत और पाकिस्तान है उसके बीच में भी किसके नाम से है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो रेड क्लिफ है इसका निर्धारण 1947 में ही कर दिया गया था, जो कि भारत जो बांग्लादेश है पहले किसका हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा था। जैसे ही पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश, उसके बाद ये भी किस नाम से जाने लगी, रेड क्लिफ नाम से ही जाने लगी। भारत और चीन है, उसकी जो रेखा उसको बोलते हैं मैकमोहन नाम से जानते हैं, जो 1913 में बनाई गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है वो कौन सी है, डूरन रेखा है, जो 1896 में बना दी गई थी सर ड्यूरन के द्वारा। भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी डूरन रेखा है, और भारत और सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी डूरन रेखा ही है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि
भारत की जो सीमा है सबसे कम किस देश के साथ लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? अफ़गानिस्तान के साथ और सबसे अधिक लगती है बांग्लादेश के साथ। ओके। अब जो 7 बड़े देश हैं, वो कौन-कौन से हैं? सबसे बड़ा है रसिया, फिर है कनाडा, फिर है चाइना, फिर अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया और 7th नंबर पे आता है अपना भारत आता है। यहाँ तक तो थी इसके विस्तार की बात। अब बात करेंगे हम अक्षांश, देशांतर और समय की बात करेंगे। यदि अक्षांश की बात करें तो अक्षांश होता क्या है? अक्षांश होता है विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी भी स्थान की विषुवत रेखा के केंद्र से जो कोणीय दूरी होती है, वही उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। और समान जो काल्पनिक रेखाएँ होती हैं, उनको अक्षांश रेखा कहते हैं। कुल जो अक्षांश होती है, वो 181 होती है, 181 होती है और कुल अक्षांश रेखाएँ जो होती हैं, वो 179 होती है। ऐसा क्यों? 2 का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जो रेखा होती है रेखा क्या होती है? रेखा होती है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, उसको हम बोलते हैं रेखा। जैसे हम अक्षांश रेखा टोटल कितनी होती है? 179 और अक्षांश होती है 188 181। जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है दोनों क्या है? एक डॉट बिंदु है, ना कि कोई रेखा। इसलिए जो रेखा होंगी वो क्या हो जाएंगी? 2 कम हो जाएंगे। यही बस मेन डिफरेंस होता है। तो 2 अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है वो दोस्तों 111 किलोमीटर होती है, जिसे कटिबंध या ज़ोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है? जो उत्तरी गोलार्ध होते हैं उसमें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उसको आर्कटिक वृत्त के नाम से और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश उसको अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। अक्षांश रेखाओं से हम किसी भी प्रदेश की उसकी स्थिति के साथ-साथ तापमान का निर्धारण भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं देशांतर की। देशांतर क्या होती है? देशांतर होती है कि ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की पूर्व या पश्चिम में जो कोणीय दूरी होती है, वही उस स्थान का देशांतर कहलाता है। देशांतर हमेशा या तो पूर्व या पश्चिम में पाए मिलेगा और अक्षांश या तो उत्तर या दक्षिणी गोलार्ध में मिलता है। उत्तर व दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, वो देशांतर रेखा कहलाती है और 2 देशांतरों के जो बीच की दूरी है, उसको हम गोरे के नाम से जानते हैं, GORA। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा से जैसे-जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएँगे, उनके बीच की दूरी कम होती जाती है। तो सबसे अधिक मैक्सिमम दूरी कहाँ पर मिलेगी? विषुवत रेखा पर, जो कि 111.32 किलोमीटर होती है और सबसे मिनिमम कहाँ मिलती है? ध्रुवों के ऊपर। देशांतर रेखाएँ समय का निर्धारण करती हैं। कुल देशांतर रेखाएँ 360 होती हैं और आपको बता दें कि 1 डिग्री देशांतर के बराबर 4 मिनट का अंतराल होता है। अब जो देशांतर होती हैं, ये जो बीच में जो 0 डिग्री है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा और इसके पूर्व में 180 डिग्री और 180 डिग्री इसके पश्चिम में। टोटल कितनी हो गई कुल देशांतर? 360 हो गई है। उसके बाद हम समय का निर्धारण करेंगे। तो समय के निर्धारण में सबसे पहले आती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेडलाइन। देखिए इंटरनेशनल डेडलाइन क्या होती है? पृथ्वी के ऊपर 180 डिग्री देशांतर के लगभग समान और साथ-साथ स्थल खंडों को छोड़ती हुई एक टेढ़ी-मेढ़ी काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन। ये इंटरनेशनल डेडलाइन पूर्व या पश्चिम में 1 दिन का अंतर का निर्धारण करता है। ओके? अब यदि हम कैसे टाइम ज़ोन निकालते हैं, कैसे टाइम निर्धारित करते हैं, उसका सीक्वेंस ये होता है, ये एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला होता है। जैसे बीच में होती है 0 डिग्री, उसको बोलते हैं ग्रीनविच, उसके पूर्व में 180 डिग्री है, पश्चिम में 180 डिग्री है। यानी कि जैसे-जैसे हम ग्रीनविच से पूर्व की तरफ जाएँगे तो टाइम हमारा किसमें मिलेगा? प्लस में मिलता है। जैसे-जैसे हम ग्रीनविच से पश्चिम में यानी कि पीछे चलेंगे तो टाइम किसमें जाएगा? माइनस में जाएगा। और ये जो 180 डिग्री है उसको बोलते हैं आइडियल इंटरनेशनल डेडलाइन। अब बात आती है कि जो ग्रीनविच रेखा है उसका निर्धारण कब किया गया? तो 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। तो उस टाइम पे जो लंदन था वो अपने पावरफुल शक्ति में था। तो उसी टाइम पे लंदन ने निर्धारित किया कि जो लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान है और वहाँ पर एक रॉयल वेधशाला नामक जगह से जो गुजरने वाली रेखा है, उसको बोलते हैं प्रधान मध्य रेखा या ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा या आप कह सकते हैं कि जो धरती का जो धरती है यानी कि पृथ्वी है उसका मीडियन यानी कि बीच कहाँ है? ये जो रेखा है ग्रीनविच रेखा यही है।
अब विश्व में कुल 24 मानक समय क्षेत्र हैं, यानी कि समय ज़ोन कितने हैं? टाइम ज़ोन 24 हैं, तो जिनमें सबसे अधिक है यूरोप में। देश की बात करें जाए तो रसिया में सबसे अधिक है। यूरोप में कितने हैं? 11, यूएस में कितने हैं? 9, ऑस्ट्रेलिया में 3। मानक समय क्षेत्र जो होते हैं हमेशा 7.5 डिग्री के गुणज में होते हैं, अर्थात 30 मिनट के अंतराल में होते हैं हमेशा। अब एक बात कर देते हैं भारत की जलीय सीमा की, यानी कि जलीय सीमा में भारत का कहाँ तक विस्तार होता है। भारत का नहीं, किसी भी देश का जो विस्तार होता है वो है। देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये है तटीय रेखा होती है। इसकी जो सीमा होती है 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तट रेखा से जो 12 नॉटिकल मील तक जो सीमा होती है, उसको बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा या टेरिटोरियल सीमा। इसके अंदर किसी भी देश का, यानी जो भारत की तटीय रेखा से संबंधित है, तो भारत का यहाँ पर पूर्णतया संपूर्ण अधिकार होता है, चाहे भारत यहाँ पर रिसर्च करें, चाहे यहाँ से खनिजों का उत्पादन करें या पेट्रोलियम उत्पादन, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। अपना नौसैनिक अड्डा भी यहाँ पे स्थापित कर सकता है 12 नॉटिकल मील के अंदर। आपको बता दें कि जो समुद्री दूरी होती है, वो हमेशा नॉटिकल मील के अंदर मापते हैं। समुद्र की जो गहराई है, वो फैथम के अंदर मापते हैं। तो समुद्र की जो दूरी है, इस नॉटिकल मील में यदि आप कन्वर्ट करना चाहें तो 1 नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होते हैं। जितने भी नाव चलती हैं, पानी की जहाज चलती हैं, वो नॉटिकल मील की दूरी में ही मापते हुए चलती हैं। दूसरा जो क्षेत्र होता है वो 24 नॉटिकल मील तक होता है, जिसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्रमंडल या कॉन्टिग्यूस जोन। इस क्षेत्र में जो नौसैनिक अड्डा स्थापित नहीं कर सकते, बाकी और अधिकार होते हैं। तीसरा क्षेत्र होता है तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक, इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र या ईईजेड, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। इस क्षेत्र में हम रिसर्च वगैरह के अधिकार हमें होते हैं, रिसर्च वगैरह यहाँ तक करते हैं। 200 नॉटिकल मील से बाहर जो भी क्षेत्र होता है पानी का, समुद्र या महासागर में, उस पर पूर्ण विश्व का अधिकार होता है। जो कर्क रेखा है, भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। और जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, यानी कि भारत का मानक समय रेखा, वो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये जो 82.5 डिग्री भारत का मानक समय रेखा और जो कर्क रेखा है, ये दोनों रेखाएं आपस में छत्तीसगढ़ के अंदर आपस में एक दूसरे को काटती हैं और जगह का नाम है सरभुज। सरभुज जगह पे 82.5 डिग्री देशांतर रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है। भारत में पहले 4 लैंडलॉक स्टेट थे, अब हो गए कितने? 5 हो गए। तेलंगाना जो कि छूट हो गया है। अब भारत के अंदर भू आबादी जो प्रदेश हैं वो 5 हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। अब बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों की बात, कि कौन-कौन से राज्य, कौन-कौन से पड़ोसी देश की सीमा लग रही है। भारत में 4 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं। सबसे पहला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना की सीमा से लगते हैं। पश्चिम बंगाल जो है भूटान, नेपाल और बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अरुणाचल प्रदेश है वो भूटान, चाइना और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। सिक्किम जो है वो नेपाल, भूटान और चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। और भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जो 2 देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं। जैसे उत्तराखंड जो है वो नेपाल और चाइना की सीमा से लगते हैं। असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगता है। मिजोरम, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब बात आती है कि भारत का जो तटीय क्षेत्र पर, यानी कि सागर को स्पर्श करने वाले 9 राज्य कौन-कौन से हैं? कितने राज्य हैं? 9। याद रखना कि सागर से स्पर्श करने वाले 9 राज्य हैं और कर्क रेखा के ऊपर 8 राज्य हैं। सागर के ऊपर कौन-कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ओके। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े राज्य हैं, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र और फिर यूपी। चलो दोस्तों, आज तक इसी वीडियो में इतना ही काफ़ी है, बाकी नई वीडियो में आगे का कोर्स बताया जाएगा। थैंक यू।